तो जैसे कि केवीएस के लिए केवीएस पीआरटी टीजीटी और पीजीटी हर एक पोस्ट के लिए वोकैब चल रही है अपनी इंग्लिश वोकैब, उसकी 2 सीरीज चल रही है। एक चल रही है ईडीएम वाली और एक है सिनोनिम एंटोनियम वाली। इसमें कुछ वीडियोस में करा चुका हूं ऑलरेडी। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, पहले वाली वीडियोस देखनी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश वोकैब फॉर केवीएस, समथिंग ऐसी कुछ नाम है, इंग्लिश वोकैबुलरी करके, है ना। तो वो वीडियो वहां पर देख लीजिए। आज का वीडियो देखते हैं आज के में क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ या फिर एक ईडियम पूछता हूँ जो कि पिछली वीडियो से लिंक करता है। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आप इसका आंसर देंगे, और नहीं देखा तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कॉल इट अ डे। तो हमारा एक ईडियम है ना। इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका मीनिंग क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज की तरफ। आज हमारा क्या है, तो आज के हम ईडियम्स पढ़ते हैं, ठीक है। आज का फर्स्ट ईडियम क्या है हमारा, आज का फर्स्ट हमारा कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड इसका मतलब क्या होता है भाई, कैच मतलब पकड़ना होता है, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, फिर किसी को बुरे काम करते हुए पकड़ लेना, ठीक है। तो कैच रेड हैंडेड मतलब टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, जब कोई कुछ इलीगल कर रहा था अब उसको उस टाइम पकड़ लो, ठीक है। तो कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, जब कोई इलीगल काम कर रहा था कुछ, आपने उसी टाइम उसको देख लिया, उसी टाइम उसको पकड़ लिया, तो इसका मतलब यू हैव कैच्ड हिम रेड हैंडेडली। तो आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। और क्या हो सकता है भाई इसका मीनिंग, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। तो कोई क्राइम कर रहा था, कुछ क्राइम कमिट कर रहा था, आपको आपने उस टाइम उसको देख लिया फिर पकड़ लिया, उसको हम बोल सकते हैं कैच रेड हैंडेडली या फिर कैच रेड हैंडेड, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग रंगे हाथों या फिर अपराध करते हुए पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ना, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, वो क्या हमारा ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, पाम क्या होता है भाई, हथेली होती है। वैसे ग्रीस का मतलब ऑयल टाइप जो होता है हमारा, जो साइकिल के उसमें लगाते थे, क्या बोलते हैं उसको, जो चेन, हाँ साइकिल के चेन में लगाते थे ग्रीस, है ना, उसको बोलते थे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ग्रीस द पाम, पाम क्या होता है हथेली, तो यहाँ पर है हथेली गर्म करना, ठीक है, हथेली गर्म करना। तो जो ऑफिसर्स होते हैं हमारे ऑफिसर्स है ना, वो क्या हमेशा क्या मांगते थे, रिश्वत मांगते रहते हैं कि ये इतना रुपया दो, इतना रुपया दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब ग्रीस द पाम, है ना, हिंदी में बोले तो मुट्ठी गर्म करना। तो ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब। ब्राइब मतलब क्या होता है, रिश्वत लेना या फिर रिश्वत किसी को देना। तो ग्रीस द पाम ब्राइब होता है भाई, तो मुट्ठी गर्म करना या फिर रिश्वत देना, ठीक है। तो जो भी ऑफिसर होता है बोलता है थोड़ी मुट्ठी गर्म करो, है ना, मतलब पैसे दिखाता है, इसको पैसे दो, ब्राइब मांग रहा है ना। तो ग्रीस द पाम का क्या मतलब होता है भाई, ब्राइब या फिर मुट्ठी गर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव, ग्लव क्या होता है, ग्लव्स तो ग्लव्स होते हैं जो हाथ में हम पहनते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लव्स। तो हैंड इन ग्लव्स, तो इसका मतलब एक ही ग्लव्स में दो हैंड, मतलब दो हैंड मतलब दो लोग। तो हैंड्स इन ग्लव का मतलब होता है कोई किसी का साथ देना, मतलब घनिष्ठ मित्रता कर लेना, क्लोज एसोसिएशन में आ जाना, साथ निभाने के लिए आना ना। मतलब लाइक ये एक बंदा है कोई डिसऑनेस्ट करने वाला, उसको साथ देने कोई और आ जाए तो उसको बोल रहे हैं हैंड्स इन ग्लव, दोनों एक दूसरे के मतलब अपराध में काम दे रहे हैं, ठीक है। तो हैंड्स इन ग्लव क्या हो सकता है भाई, इन क्लोज एसोसिएशन या फिर इन पार्टनरशिप विद समथिंग डिसऑनेस्ट। क्लोज एसोसिएशन क्या होता है भाई, घनिष्ठ संबंध या फिर इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, कुछ बुरे काम के लिए, डिसऑनेस्ट काम के लिए आपने क्या करी है, पार्टनरशिप करी है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं हैंड्स इन ग्लव या फिर घनिष्ठ संबंध, है ना। सिंपली समझे तो आप व्हाट्सएप में या फिर स्टेटस में लिखते हो आप, है ना, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, तो वही है, वही यही है, ठीक है। पार्टनर इन क्राइम का मतलब हो गया कि ऐसा बंदा जो आपका डिसऑनेस्ट करने में साथ दे रहा है, आपका घनिष्ठ मित्र था, ठीक है। तो हैंड्स इन ग्लव का मतलब हो गया घनिष्ठ संबंध या फिर क्लोज एसोसिएशन फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, कुछ डिसऑनेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है राइटिंग, इन राइटिंग में देना, ठीक है। तो इन राइटिंग या फिर लिखित रूप से, तो जब भी हम मतलब किसी से कुछ बात कहते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि लिखित में दो, है ना, बाद में तुम मुकर जाओ, तुम बोलो तुमने ऐसा नहीं कहा था, तो क्या करेंगे। ये जब कोई भी किसी को मतलब ब्याज पे पैसा देता है तो उससे लिखवा लेता है कि अगर मैं ब्याज नहीं दे पाया तो मेरा घर आपका हो जाएगा, फिर ज्वेलरी आपकी हो जाएगी, इस तरह कुछ लिख लेते हैं ना। थोड़ा इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप से, लिखित रूप से। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीव यू इन द लर्च। लर्च क्या होता है भैया, लर्च होता है डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर बीच मझधार में, है ना, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आप पर आ गई उसको बोल सकते हैं लर्च या फिर बीच मझधार, ठीक है। तो लिव इन द लर्च, तो बीच मझधार में छोड़ना है, फिर डिफिकल्ट सिचुएशन आते ही कोई भाग जाए दूर, है ना, तो तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में अकेला छोड़कर चला जाए। जैसे जब तुम्हारे मतलब वेल्थ थी, पैसा था, सब कुछ था, तो सब लोग तुम्हारे साथ थे। जब तुम पर डिफिकल्टी आई, सिचुएशन डिफिकल्ट आई तुम्हारे लिए, तो सब लोग तुम्हें छोड़कर भाग गए या फिर कोई और छोड़कर भाग जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, लीव यू इन द लर्च, बीच मझधार में छोड़कर चले जाना। इसका मतलब लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, किसी को हेल्पलेस कंडीशन में छोड़कर चले जाना। हेल्पलेस क्या होता है भाई, जब तुम्हारी हेल्प कोई भी नहीं कर रहा तब तुम्हें कोई छोड़कर चला जाए तो उसे बोल सकते हैं लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, या फिर डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। डेजर्ट भी क्या होता है, छोड़ना ही होता है, ठीक है। एक डेजर्ट रेगिस्तान वाला वो अलग होता है, ठीक है, रेगिस्तान वाला। यहाँ पर है डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़कर जाना, ठीक है, डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, तो डिफिकल्टीज में छोड़कर चले जाना। हिंदी में क्या बोल सकते हैं भैया, बीच मझधार में छोड़ना।
बीच मझधार में छोड़ना या फिर बीच मझधार में छोड़ देना। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड मतलब हाथ और माउथ मतलब मुंह। तो जितना भाई हाथों से कमाता है और शाम को उसको खा लेता है, मतलब जो आज कमाया वो खा लिया, जो कमाया वो खा लिया, मतलब कुछ भी वो एक्स्ट्रा पैसे जो है सेव नहीं कर पा रहा है, उसके एक्स्ट्रा कोई भी अर्निंग नहीं है, जितना कमाता है उतना खा भी लेता है आज के दिन, मतलब कम कमा पा रहा है आजकल, गरीबी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो ऐसे इंसान बहुत सारे होते हैं जो आज कमाते हैं आज खाते हैं, नहीं कमाए तो खा नहीं पाते बेचारे। तो लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब टू हैव इनफ मनी टू लीव, तो बस जीवित रह पा रहा है, इतना पैसा है। एंड नथिंग एल्स, या फिर नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है उस पर। या फिर माइजरी मतलब गरीबी हो सकता है। कंज्यूमिंग डेली व्हाट लेटली इज अर्न, तो जो भी हल्का फुल्का कमाता है उसको डेली कंज्यूम कर लेता है, आज कमाया आज खाया, कल कमाया कल खाया, नहीं कमाया तो नहीं खाएगा। तो जैसे तैसे गुजर बसर करना, ठीक है, तो अपनी जिंदगी में काटना, जस्ट जैसे तैसे चल रही है वैसे चलाना। नेक्स्ट हमारा क्या है, पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन, ठीक है, तो पुट वंस फुट डाउन मतलब होता है अपना स्टैंड लेना, है ना। फुट वंस फुट, फुट मतलब पैर होता है, तो अपना स्टैंड लेना है फिर अपने लिए खड़े होना। तो जो भी बात है वो कह रही है, आप उसको बड़े फॉर्मली कह सके, है ना, किसी दबाव में ना कहें। जो आपको मना करना है किसी को मना करेंगे, हाँ करना है तो हाँ करेंगे, मतलब किसी बात के लिए। तो यहाँ पर क्या है, टेक ए फर्म स्टैंड। फर्म क्या होता है, मजबूती से, तो टेक ए फर्म स्टैंड, किसी के दबाव में आकर नहीं लेना। नेक्स्ट क्या है, एजर्टेड इज अथॉरिटी। एजर्टेड इज अथॉरिटी, जो भी आपकी पावर है उसको दिखाना है, फिर उसको शो करना कि भाई ये पावर मेरी और मैं ऐसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट, नॉट टू यील्ड। यील्ड मतलब किसी के दबाव में आकर झुकना चाहना। फिर रिफ्यूज वेरी फॉर्मली टू डू समथिंग, अगर आप कुछ करने के लिए मना करना है तो आप बिल्कुल फॉर्मली रिफ्यूज करेंगे कि भाई नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो दृढ़ता पूर्वक विरोध करना या फिर अपने अधिकार का दावा करना। दृढ़ता पूर्वक मतलब फॉर्मली विरोध करना या फिर अपने अधिकार का दावा करना। तो समझ सकते हैं भाई, लाइक मान लो हमारे एक दोस्त है, उनसे पैसे मांगना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि भाई मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता यार, या फिर मेरे पास नहीं है और मैं पैसे नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपने क्या डायरेक्टली मना कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं पैसे आपसे मांगना है, अरे यार कल आ जाता तो कल मैं दे देता, है ना, कल ही मैंने 5,000 रुपए उसको दिए उसको दिया, ऐसे बातें मारते रहिए। तो उसके अलावा मना तो कर रहा है लेकिन वो डायरेक्टली या फिर फॉर्मली मना नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बहाने से मार रहा है, ठीक है, समझ गए ना। फॉर्मली मना करना मतलब बिल्कुल एकदम साफ सीधा कह देना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 58, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, फेंस मतलब क्या होता है, वैसे फेंस क्या होता है, तो वो होता है जो आपने देखा हो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी दीवारें होती है, दीवारों पे वो लगे होते हैं जाली टाइप है ना, गोल गोल जाली टाइप होती है, ताकि बच्चा जो है स्कूल से फांद कर घर ना भाग जाए, तो उसके लिए लगा होता है वो जाली टाइप है, उसे कांटे कांटे से होते हैं, अगर हल्का सा लग जाए तो बहुत पेन होता है या फिर डिफिकल्टी आती है। तो ये फेंस का मतलब लिया डिफिकल्टी, क्या लिया है भाई फेंस का मतलब डिफिकल्टी, ठीक है। तो सिट ऑन द फेंस मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए, आपको समझ नहीं आ रहा किसकी साइड ली जाए, इधर लें या फिर इस साइड लें, दोनों साइड खतरा है, दोनों साइड पेनफुल सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो बोल सकते हैं हम नॉट टू टेक साइड्स इन डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, उसमें आप किसी साइड नहीं ले पा रहे हैं, कि दोनों तरफ मतलब खतरा है, इधर लेंगे तो वो दूसरा गुस्सा हो जाएगा, इधर लेंगे तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा, तो आप जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसका साथ देना है, तो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। या बोल सकते हैं हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, दो ओपिनियन के बीच में हाल्ट कर जाना, आप दुविधा में पड़ जाना कि भाई किसका साथ दूं, इसका या इसका। या बोल सकते हैं रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, तो रिमेन अनडिसाइडेड कुछ डिसाइड ना कर पाना या फिर श्योर ना हो पाना, तो रिमेन अनडिसाइडेड या फिर अनश्योर। हिंदी में बोल सकते दुविधा में होना, दुविधा में होना, ठीक है, मतलब यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आप किसका साइड लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होने वाला इडियम्स है, ठीक है। तो टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है, पजल्ड होना, है ना। समुद्र पे जब आप जाओगे, समुद्र पे आप गए, सी पे गए, तो वहां पर पजल्ड कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप रास्ता कहाँ जाना है, किधर जाना है, इधर रास्ता है इधर रास्ता है, तो उस तरीके से लिया गया है ये। तो टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब पजल्ड हो जाना या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करे, ठीक है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर लॉस्ट एंड कंफ्यूज, आप पूरी तरीके से लॉस्ट है और कंफ्यूज्ड है, तो बोल सकते हैं असमंजस की स्थिति या फिर समझ ना आना कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट हमारा टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज, नोज से पे करना, आप कोई नाक से मतलब नोट पकड़ के पे तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, टू पे थ्रू द नोज का मतलब है बहुत कीमती या हैवी अमाउंट पे करना किसी को, ठीक है। लाइक हम जब आईफोन लेते हैं तो बोलते हैं ना, कहावत टाइप ही कह लो, बोलते हैं किडनी बेचनी पड़ी तब आईफोन आया है, तो मतलब आपने काफी हैवी पे किया है, काफी ज्यादा पे किया है, उसको बोल सकते हैं पे थ्रू माई नॉइज, ठीक है। तो पे थ्रू माई नोज, सॉरी नॉइज नहीं नोज, तो पे थ्रू द नोज, इसका मतलब क्या होता है भाई, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, एक बहुत हाई प्राइस पे करना, हिंदी में बोले तो भारी कीमत चुकाना, भारी कीमत चुकाना, भारी कीमत देना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, पे थ्रू द नोज, ठीक है। तो ये हमें 10 डिस्कस कर लिए, बाकी के हम करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए